करते वो, खुद गर्जी से ऊपर है जो, वही तो है वो, वही तो है वो, जो तसल्लुल किया करते हैं, जो तसल्लुल किया करते हैं, जो तसल्लुल किया करते हैं। Sir, one squadron leader Bhushan Thapar has come. Right, sir. आप जरा लॉबी में बैठिए, सर आपको भी बुलाते हैं। थैंक यू। आप लोग और मियां, हाँ? वाह, क्या इत्तेफाक है। मैं सोच ही रहा था कि आज शाम को आपके घर मिलने आऊं। अरे वाह थापर साहब, आप तो एकदम तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। लगता है इनकी सेवा रंग लाई। हाँ देखो, अब तो मैं बैसाखी भी यूज नहीं कर रहा हूँ और आपकी दुआ से अगले महीने सर्विस ज्वाइन कर रहा हूँ। यकीन मानिए, मुझे बहुत खुशी हुई। श्रद्धा जी, आपने कॉलेज से इस्तीफा तो नहीं दिया ना? नहीं। गुड। सच, ये सब आपकी तपस्या का ही फल है। वैसे अगर आप इस्तीफा दे देती तो मैं अपने आप को अपराधी समझती। खैर छोड़ो, और सुनाइए, सब मजे में? आप सुनाइए, आप इलाहाबाद में सब एडिटर हैं, कैसा अनुभव है? वैसे ही जैसा हर जगह होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा। हाँ वैसे अखबार में ठाठ कुछ ज्यादा ही होते हैं। वैसे आप यहाँ कैसे? एक कहानी छपवाने के प्रयास में हूँ, पर क्या करें, आप तो जानते ही हैं आजकल लेखक से ज्यादा बड़ा साहित्यकार तो लिखकर होता है। 100 चक्कर तो लगाना ही पड़ता है। आप लोग यहाँ कैसे? मिस्टर वर्मा मेरे मित्र हैं। अच्छा, सोचा आप अंदर जा सकते हैं, सर आपके अंदर। थैंक यू। आप लोग चलिए, फिर मिलेंगे। अगर हो सका तो मैं इलाहाबाद कल चला जाऊंगा। आज आपके घर चाय ही पिएंगे। सचमुच आपके पति को तंदुरुस्त देखकर मन को बहुत सुकून मिला। अच्छा, बाय। वेलकम थापर। नमस्कार प्लीज। नाइस टू सी यू। कब ज्वाइन कर रहे हो? अमा यार, टारगेट पर आओ वर्मा। ये सब बातें तो आज रात को डिनर पर हमारे घर में होंगी। तुम ये बताओ, तुमने अपराध कहानी पढ़ी? हाँ पढ़ी, और दोनों पढ़ी। पर हमने तो अभी ये जो सज्जन बाहर गए ना, इन्होंने भी एक कहानी लिखी है भाभी जी, उसका शीर्षक भी अपराध ही है। आप यकीन मानिए, उसकी कहानी और आपकी कहानी का सब्जेक्ट, इशू, रूपरेखा, प्रॉब्लम सब एक जैसा है, बस थोड़ा सा शैली का अंतर है। एक बात बताइए भाभी जी, यहाँ चोरी किसने की,
उसने या आपने? आप मुझे उनकी कहानी दिखाएंगे? हाँ श्योर। ये लीजिए। ये कहानी यथार्थ में हुए किस्से का वर्णन है, इसलिए शायद इसमें लेखक की कल्पना शक्ति नाम मात्र है। परंतु ये कहानी मुझे इसलिए प्रिय है कि मुझे यथार्थ में वो कदम उठाना पड़ा जो आज तक मेरे आदर्शवादी पात्र उठाते रहे हैं। ये मेरा रजिस्टर भी अपनी अलमारी में रख दो। आप भी गजब करती है मिसेस गुप्ता। इज इट माय अलमीरा? मैम, इट इज पब्लिक अलमीरा। आप जब चाहे जो चाहे रख सकती हैं और जब चाहे बंद कर सकती हैं। सो नाइस ऑफ यू। बिस्कुट खाएंगी आप मिसेस गुप्ता? बिस्कुट भी खा लेते हैं। तुमने किसी को समोसे लाने के लिए भेजा है कि नहीं? ओह नो, वे तो मैं भूल ही गई। दिस इज वेरी बैड। कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए कि आज शनिवार है और हर शनिवार दूसरे या तीसरे पेट हमारी समोसा पार्टी होती है। और किसी दिन चूक जाए तो चूक जाए, लेकिन शनिवार वाले दिन बिल्कुल नहीं। ये क्या हरदम शहरों पे 4:45 बजाए रखती हो? ये उदास उदास गिड़गिड़ाता चेहरा तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे जरा ठसके से रहा करो, हमारी तरह। चलो तो इस शान से कि दूसरे चलने वाले ठिठक जाएं। बैठो तो ऐसे कि इंटेलेक्ट की जिंदा तस्वीर दिखाई दो, और खड़े हो तो ऐसे कि कोई पास से गुजरने की हिम्मत ना करे। ठीक कहती हैं आप, तभी तो स्टूडेंट्स आपको मार्शल लॉ कहते हैं। अरे वो तो वो उनके माँ बाप भी कहते होंगे। आफ्टर ऑल सोसाइटी में हमारा भी कोई स्टेटस है, और ये स्टेटस यूं ही नहीं बन जाया करता, बनाना पड़ता है। क्या है वो लोग जिन्हें ना पहनने का सलीका है ना बात करने का ढंग। डीए की किश्त मिलने में 1 हफ्ते की देर हो जाए तो चेहरे यूं लटक जाते हैं जैसे बंद घड़ी का पेंडुलम। आपस में बिल्लियों की मानी लड़ते हैं, और प्रिंसिपल के सामने घिक्की बन जाती है, चेहरों से बेचारगी टपकने लगती है। ऐसे लोग हमारा स्टेटस क्या बनाएंगे? स्टेटस बनाना जितना मुश्किल है, उसे मिट्टी में मिलाना उतना ही आसान। हम प्रतिष्ठा बनाते बनाते मर जाती हैं, और उस मोपेड वाली ने मिनटों में उस पर कालिक पोत दी। आखिर हुआ क्या? वो है ना मोपेड वाली, प्रोफेसर श्रद्धा थापर। चंद ही दिनों में गुल खिला दिया उसने। हाँ हाँ मालूम है, चंद ही दिनों में गुल खिला दिया। क्या गुल खिलाया? वो नहीं जो आप सोच रही हैं, उससे भी कहीं ज्यादा कंटीला। उसने मनीष कुमार को क्लास से बाहर निकाल दिया। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आप उसे मरियल चूहा न समझे। उसने हमारे सुख चैन में सुराख कर देने हैं। मनीष कुमार कोई छोटा मोटा स्टूडेंट नहीं है, बहुत बड़े आदमी का भांजा है। गुंडों में भी पांव रखता है। ये तो सच में बहुत बुरा हुआ। कम से कम उसे हमें कंसल्ट तो कर लेना चाहिए था। कंसल्ट? अरे उस कॉम्प्लेक्स की मारी में कंसल्ट करने की तमीज ही कहाँ है? पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। हम एजुकेशन की सेवा करते हैं और वो एजुकेशन को निचोड़ती है। यू नो, इन्हीं मीडियोकर किस्म के लोगों की वजह से कॉलेज का वातावरण खराब होता जा रहा है। भला कोई कह सकता है वो पायलट ऑफिसर की बीवी है? वाकई नहीं लगता ऐसा उसे देखकर तो। अभी तो महारानी जी ने एक ही गुल खिलाया है, अभी देखना जरा आगे आगे क्या क्या गुल खिलाती है। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है।
अपराध ना हुआ, मौसमी बुखार हो गया। जिंदगी में जब भी मजबूरी के बादल छाने लगे तो अपराध कर लो, सब जायज है। अच्छा बहाना है अपराध करने का। मजबूरी बहाना नहीं मैडम, हकीकत है। कौन इनकार कर सकता है इस हकीकत से? लेकिन मजबूर इंसान अपराध करने लगे? नो, कम से कम मेरे गले से तो ये बात नहीं उतरती। मजबूरी का कोई पॉजिटिव, कोई क्रिएटिव पहलू भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हेलो हेलो, माफ कीजिए, आपकी बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। आप देव भारद्वाज हैं, इस कहानी के लेखक जिस पर तुम अभी तबसरा कर रही थी। आप यहाँ इसी कॉलेज में? जी। कमाल है, मुझे इतने महीने हो गए पर आपसे कभी परिचय नहीं हुआ। हो भी कैसे मैडम, जनाब बहुत व्यस्त रहते हैं, अपनी ही दुनिया में गुमसुम। ये उन लेखकों में से हैं जिन्होंने जान पहचान के दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल दाल रोटी के चक्कर में इधर उधर कई काम करता रहता हूँ। लेखक किसी से जान पहचान करे या ना करे, लेकिन लेखक की जान पहचान कईयों से हो जाती है, उसकी रचनाओं के माध्यम से। बल्कि यूँ कहिए कि राइटर अपने रचनाओं का रंगीन बुर्का ओढ़े रहता है ताकि उसकी हकीकत जाहिर ना हो जाए, जो कि ढोल का पोल ना खुल जाए। वाह, आप विटी भी हैं। आपकी रचनाओं से तो आपके गंभीर होने का अंदाजा होता है। खागी ना कक्षा, इसके बिट पर मत जाना। ये हंसते हंसते ही ऐसी गंभीर बात कर जाता है कि सामने वाला झटका खा जाता है। आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे तो इनकी कहानियों से जिंदगी की प्रेरणा मिलती है। लेकिन मेरी इस कहानी पे तो आप बरस रही थी। शायद इसने आपको जिंदगी से निराश किया है। नहीं, निराश नहीं किया, बल्कि सोचने पर मजबूर किया है। यही तो लेखक चाहता है। क्या? यही कि पढ़ने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। है ना ये मजबूरी का एक पॉजिटिव और क्रिएटिव पहलू? मैडम जी समोसे, समोसे मैडम जी। हाँ, यहाँ रख दो। अरे वाह, तुम्हें समोसे लाने को किसने कहा था? इसमें कहने की क्या जरूरत है, आज शनिवार जो है। देखा, इसे कहते हैं ड्यूटीफुल होना। मैडम इस पे साइन कर देना। इसमें क्या है? आप खुद ही पढ़ लें। अब हम कहाँ तक पढ़ती रहेंगी? तुम ही बता दो ना, क्या लिखा है इसमें? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। इसमें लिखा है कि स्टाफ की 1:30 बजे मीटिंग होगी। अच्छा ठीक है, इसे यहाँ रख दो और जाके चाय ले आओ। जी अच्छा जी। नमस्ते जी। आप भी उस नोटिस पे साइन कर दें। आप समोसा खाएंगी मैडम? धन्यवाद। मुझे ये पेपर चाहिए। ये इंग्लिश का पेपर है, हिंदी का नाम भंज के पास है। कभी कभी दूसरों की भाषा भी पढ़ लेनी चाहिए। भाषा समझ ना आए तो समझानी पड़ती है। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन ये कॉलेज हमारे लिए जेल बन जाएगा। मुनीश, उसने तुम्हें क्लास से बाहर निकालकर हमारी ताकत को चुनौती दी है। अगर हम खामोशी से इस बेइज्जती को पी गए तो को एजुकेशनल कॉलेज में किसी से आंख नहीं मिला पाएंगे और उसके हौसले खुल जाएंगे। सिर्फ उसके ही नहीं, बल्कि हर प्रोफेसर हमें दबाने की कोशिश करेगा। इसी बात की तो मुझे चिंता है, लेकिन सोचने की बात यह है कि किया क्या जाए। नित्ता इवल इन द बट।
कैसे? स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हो तुम, हड़ताल का नोटिस दे दो। हड़ताल? लेकिन किस इशू पर? इशू का क्या है, इशू तो कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे अपने एग्जाम शुरू होने में केवल 3 महीने रह गए हैं और अभी तक हमारे सिलेबस नहीं खत्म हुए, एक्स्ट्रा क्लासें लगाई जाएं। और अगर एक्स्ट्रा क्लासेस ना लगाई गई तो हम हड़ताल कर देंगे। ये तुम हड़ताल के लिए इशू बता रहे हो या अपने पांव पर मारने के लिए कुल्हाड़ी थमा रहे हो? जनाब, सारे प्रोफेसर्स हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, हमारे खिलाफ शिकायतों का पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और फिर अपने ड्यू पीरियड तो हम लगाते नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस क्या खाक लगाएंगे? गुरु ठीक कहता है मनीष, सारे टीचर्स को अपने खिलाफ करना अक्लमंदी नहीं है। सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ इस चिचड़ी मैडम को सारे स्टाफ से आइसोलेट कर दो, उसे इतना तंग करो कि ये तौबा तौबा कर उठे। लेकिन हो सकता है कि ये स्टूडेंट्स के हित में ना हो। अगर उसने तंग करने वाले स्टूडेंट्स की शिकायत लगा दी तो उन्हें कॉलेज से निकाला भी जा सकता है। यस, तभी बनेगा हड़ताल का रियल इशू, स्टूडेंट्स वर्सेस श्रद्धा थापर। ये तुमने क्या किया मिसेस थापर? मनीष को क्लास से निकाल दिया। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे मैंने कोई अपराध किया। मैडम, अपराध करके लोग बच जाते हैं, बरी हो जाते हैं। जो कुछ तुमने किया है वो अपराध से कहीं ज्यादा गंभीर है। तुमने खामोश ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंका है। जानती हो इससे कितना कीचड़ फैलेगा? चलो, यहाँ के कर्णधारों को मालूम तो हो जाएगा कि सिस्टम में कितना कीचड़ है। कीचड़ का ज्ञान होगा तो उसे दूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अच्छी बात है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि इससे वातावरण कितना प्रदूषित होगा। तो क्या करती सर? एक लड़का क्लास में दूसरों को डिस्टर्ब करता है, मना करने पर बबल गम के गुब्बारे फुलाता है। उसे सजा ना देती तो खुद क्लास से बाहर निकल जाता। अकेली तुम्हारी ही क्लास में तो ऐसा नहीं होता, सबकी क्लास में होता है, होता रहा है। तो क्यों बर्दाश्त करते रहे आप ये सब? कीचड़ को फैलने से रोका क्यों नहीं? वक्त के साथ कीचड़ सूख नहीं जाता है। सूरज की किरणें होंगी तो सूखेगा, नहीं तो ये निरंतर फैलता रहेगा और एक दिन दलदल बन जाएगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या समझाना चाहते हैं सर? कि मैं कबूतर की तरह आंखें बंद कर लूं? ये भरम पालती रहूं कि सब ठीक है? आप जानते हैं लड़के और लड़कियां क्लासेस क्यों मिस करते हैं? लाइब्रेरी की अलमारियों में उनके पीछे। जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। जानते हुए भी आप जैसे सीनियर प्रोफेसर कुछ नहीं करते। तुम्हारा अभी हकीकत से सामना नहीं हुआ, तभी तुम कुछ ना करने का ताना दे रहे हो। जानती हो वो क्या करेंगे? तुम्हारी क्लास में जूते घसीटेंगे, मुर्गे बनाएंगे, अजीब अजीब किस्म के रिमार्क्स देंगे, तुम्हारा पढ़ाना जीना तक हराम कर देंगे। और आप क्या करेंगे? सिर्फ तमाशा देखेंगे।
की बजाय आप मुझे समझाने चले आए। तुम्हें समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टाफ को भी अपने खिलाफ कर रही हो। जब प्यार किया तो रे डरना क्या, जब प्यार किया तो रे डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। जब प्यार किया तो रे डरना क्या, जब प्यार किया तो रे डरना, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे वरना क्या। जब प्यार किया तो रे डरना क्या, जब प्यार किया तो रे डरना। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। थैंक यू सर। मिसेस थापर, ये आपकी क्लास में हर रोज हंगामा किस बात का हो जाता है? हंगामे जैसा तो कुछ नहीं सर, कुछ लड़के हैं जो शरारत करते हैं, उनकी समस्या है, मैं हल कर लूंगी। 2-4 लड़कों की खातिर तुम पूरे कॉलेज का माहौल खराब कर रही हो। सर, मैं माहौल खराब कर रही हूँ? उल्टा मैं तो उन गंदी मछलियों की निशानदेही कर रही हूँ जो सारे तालाब को गंदा कर रही हैं। यही समस्या है तुम जैसी टीचरों की, अपनी समस्या को सारे माहौल की समस्या बना देती हो। पिछले 3 साल से मैं यहां प्रिंसिपल ही कर रहा हूं, मुझे तो आज तक कोई गंदगी नजर नहीं है। शायद किसी ने दिखाई नहीं, या फिर आप देखकर अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से मैं अनदेखा ही करता रहा, लेकिन अब कल क्या हुआ? मिस्टर देव की सीनियर स्टूडेंट्स के साथ किस बात पर झड़प हुई थी? सर, सीनियर क्लास के कुछ स्टूडेंट मेरी क्लास में आके गड़बड़ी करते हैं, बाहर से दरवाजा थपथपाते हैं, हरकतें करते हैं। मिस्टर देव ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। मिस्टर देव ने ही क्यों? सर, वो हमारे कॉलीग हैं, कॉलीग को कॉलीग की मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये मदद तुमने लेडीज लेक्चरर से क्यों नहीं ली? मिस्टर सेठ जैसे सीनियर लेक्चरर को क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं मुझे बताया? अब मैं समझी सर, मेरे कारण माहौल कैसे खराब हो रहा है। आप अब तक क्या अनदेखा करते रहे हैं? आप जिनसे मदद लेने की बात कह रहे हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि कॉलेज में क्या हो रहा है? क्या ये प्रोफेशनल एथिक्स का तकाजा नहीं कि वो अपने आप मेरी सहायता करते? पर नहीं, आराम से वक्त काटकर स्टेटस का रोब जमाने वाले किसी की क्या सहायता करेंगे? लेकिन अगर किसी ने मेरी मुश्किल को अनुभव कर मेरे बिना कहे मेरी मदद करनी चाहिए, तो आपने उसका नाम मेरे साथ जोड़कर मुझे माहौल खराब करने का अपराधी ठहरा दिया। यही न्याय है सर आपका? बात मेरे न्याय या अन्याय की नहीं है, मैं भी किसी का अधीन हूं, मुझे भी किसी को जवाब देना होता है। सर, मैं कम इन। बैठो। सर, मैं चलती हूँ। तुम भी बैठो। मुझे जो कुछ कहना है मैं तुम दोनों के सामने कहूंगा। मिस्टर देव, कितनी देर हो गई है तुम्हें यहाँ काम करते हुए? कोई 2 साल हो गए होंगे सर। इन 2 सालों में तुम ये नहीं समझ सके कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कुछ मर्यादाएं होती हैं?
कुछ सीमाएं होती हैं। मुझसे किसी सीमा का उल्लंघन हो गया सर? उल्लंघन? जानते हो तुम दोनों का स्कैंडल बन गया। जानते हो सीनियर लेडीज लेक्चरर ने मैनेजमेंट से कंप्लेंट की है कि तुम दोनों के खुले व्यवहार के कारण पूरे कॉलेज का वातावरण दूषित हो रहा है। रबिश! सर ऐसी बात कहते उन्हें शर्म नहीं आई? इट इज इनह्यूमन। अपमान है ये नारी जाति का, और वो भी नारियों के हाथों। सिडा। किसका अपमान हुआ, किसने अपमान किया, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। मुझे मैनेजमेंट को जवाब देना है। कॉलेज के वातावरण को दूषित होने से बचाना है। यानी हमें सजा देनी है। मैं तुम दोनों को सजा नहीं देना चाहता, बल्कि मैं तो तुम दोनों को बचाना चाहता हूं। तुम ऐसा करो, तुम दोनों मुझको लिखकर दे दो कि तुम्हारा आपस में कोई संबंध नहीं। और आज के बाद तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे। क्यों बात नहीं करेंगे? ये मेरे दोस्त हैं, और भला इनकी दोस्ती से मैं इनकार क्यों करूंगी? लिखकर देने का मतलब होगा कि हम दोनों में कोई ऐसा वैसा संबंध था जिसका हमें पछतावा है। नहीं सर, हम ऐसा कुछ भी लिखकर देने को तैयार नहीं। ऐसी हालत में तुम दोनों में से एक को नौकरी छोड़नी होगी। बात प्रेसिडेंट साहब तक पहुंची, इसलिए तुम दोनों का कॉलेज में इकट्ठे काम करते रहना कॉलेज के हित में नहीं है। तुम्हारी दोस्ती की खातिर हम कॉलेज की गुडविल को खराब नहीं कर सकते। नौकरी छोड़नी पड़ेगी सर तो मैं छोड़ूंगी। मेरे कारण इनके स्टूडेंट से झड़प हुई है, अपराध मेरा है, नौकरी भी मैं ही छोड़ूंगी। तुम छोड़ो या ये छोड़ो, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं। हाँ, 48 घंटे के अंदर अंदर ये आप फैसला कर लें कि आप में से त्याग पत्र किसने देना है। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, बल्कि मेरे मन की बात सोची है। अगर तुमने अपनी क्वालिफिकेशंस और टैलेंट का प्रयोग नहीं किया तो उसे जंग लग सकता है। अच्छा, मेरे टैलेंट के जंग लगने की इतनी चिंता थी तो आज तक क्यों नहीं कहा? डर के मारे। ये हमारे बीच में डर कहाँ से आ गया? अब डर का क्या है, कहीं से भी चुपके चुपके चला आता है। अब देखो ना, अगर मैं तुमसे कहता श्रद्धा तुम कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती, तो तुम कह सकती थी क्यों तुमसे मेरा आराम नहीं देखा जाता, नौकरी भी करूं, घर भी संभालूं, तुमने मुझे अपना गुलाम समझ रखा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, तो फिर मैं जॉब के लिए एप्लीकेशन दे दूं? जरूर दो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना डार्लिंग, नौकरी सिर्फ वक्त काटने के लिए नहीं करना। आज हमें तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है, कल को पड़ भी सकती है, लेकिन जो जॉब तुम करोगी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। हर प्रोफेशन के कुछ तकाजे होते हैं, उन तकाजों को जरूर पूरा करना। तुम्हारे बूढ़े माता पिता हैं, उनके कई सपने तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। भावनाओं के आवेश में आकर तुम उनके जीवन को मुश्किल में मत डालो। अरे मिसेस थापर जैसी ऑफिसरों की बीवियां तो केवल तफरी के लिए, नहीं वक्त काटने के लिए यहां नौकरी करती हैं।
वो कल नौकरी छोड़ भी देती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी सर, आपकी नसीहत याद रखूंगा। मिसेस थापर, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, कुछ खास नहीं। आपने इस्तीफा देने का फैसला जल्दबाजी में तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कारण आप त्याग पत्र दें, ये बात मेरी आत्मा कभी स्वीकार नहीं करेगी। खासकर मेरे पति इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहा करते हैं, उड़ो तो पूरे विश्वास के साथ, और अगर मशीन ट्रबल देने लगे तो अपनी नहीं, दूसरों की फिक्र करो। मैं उनके बुलंद हौसलों को ठेस नहीं पहुंचा सकती। वाह, ऐसे ऊंचे विचार रखने वाले व्यक्ति से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्या यह संभव है? क्यों नहीं, आज चलेंगे? अभी नहीं, फिर किसी दिन। अभी मुझे काम से जाना है। श्योर? वेरी श्योर। हो सकता है उनसे बात करके ही इस समस्या का कोई और हल निकल आए। अच्छा, बाय। बाबा, बाबा। आगी बेटी, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर तो हर बार तसल्ली देता है, साथ में ये भी कहता है कि ठीक होने में भी समय लगेगा। लेकिन मेरा भरोसा है बेटी कि तुम्हारी हिम्मत और हौसले के आगे वक्त को भी सर झुकाना पड़ेगा। क्या ईश्वर नहीं देख रहा कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो? कॉलेज, ट्यूशन और फिर दिन रात साहब की सेवा। वाह बेटी वाह, इतने भयंकर हवाई हादसे का जिस हिम्मत से तुम सामना कर रही हो, उतना तो साहब ने हादसे के समय नहीं किया होगा। ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा बेटी। बाबा। ना बेटी ना, मन को कमजोर मत करो। ऐसी कमजोरी तुम जैसी बहादुर बेटियों को शोभा नहीं देती। मैंने साहब के लिए साबूदाना की खीर बना रखी है, जाओ जाकर खिला दो। कैसे हो डार्लिंग? गुड। ये रही तुम्हारी एक्सरे की रिपोर्ट। डॉक्टर कहता है तुम 70% ठीक हो चुके हो, और ये जो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड की चोट है, ये भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। और हाँ, ये जो तुम्हारी आवाज बंद हो गई है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड की चोट की वजह से नहीं, बल्कि शॉक की वजह से। और इस शॉक पर तुम अपनी विल पावर से विजय प्राप्त करोगे। बेटी, कोई देव भारद्वाज साहब आपसे मिलने आए हैं। उन्हें अंदर ले आओ। आइए प्लीज। ये वही लेखक है जिसकी कहानियां मैं तुम्हें पढ़ पढ़ कर सुनाया करती थी। और जिन्हें सुनकर आप यकीनन बोर हो जाते होंगे। आइए। थैंक यू। ये है देव भारद्वाज, और ये मेरे पति भूषण थापर। वही भूषण थापर जिनका हवाई हादसा हुआ था? आपको कैसे मालूम? अरे आप नहीं बताएंगी तो क्या हमें पता भी नहीं चलेगा? जनाब, ऐसी एडवेंचरस खबरें तो अखबारों में भी छपती हैं। एक पक्षी के साथ आपका जहाज टकराया था ना? अरे, आपको ये भी मालूम है? अरे मैं तो ये भी बता सकता हूं कि वो पक्षी कोयल थी। ये भी अखबार में छपा था? थापर साहब, आप बताइए, वो पक्षी कोयल थी कि नहीं?
के कारण उनकी जबान भी प्रभावित हुई है। अरे जबान का क्या है? जबान तो इंसान की चेटी है, नौकरानी। जब जी चाहा खामोश कर दिया, जब जी चाहा बोलने का हुक्म सादर कर दिया। और फिर जो बात आंखों से और चेहरे से कही जा सकती है वो जुबान से कहा। थापर साहब, आप अपनी आंखों से मुझे बताइए, वो पक्षी कोयल थी ना? कोयल नहीं थी। हो भी कैसे सकती है? कोयल होती तो टकराती थोड़े ही, वो तो गीत सुनाती, पहाड़ों के, फूलों के, खुशबुओं के। जरूर कोई कौवा होगा, काला कलूटा कौवा। ये कौवे भी बड़े अजीब होते हैं, खुद से कुछ होता नहीं, दूसरों से टकराते फिरते, मासूम बच्चों के हाथों से रोटी छीन कर ले जाते हैं। कौवे इतने भी मनहूस नहीं होते। छत के मुंडेर पर अगर कौवा बोले तो अपनों के आने की खबर होती है। हाँ, कुछ कौवे ऊंची नस्ल के होते हैं, मेरी तरह। किस सोचना पड़े, श्रद्धा के साहस और दृढ़ निश्चय को देखकर तुम्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसका त्याग पत्र देने का फैसला उसके आत्म सम्मान की ठोस बुनियाद पर खड़ा है। वह उन नारियों में से है जो एक रास्ता बंद होने पर बिसुरती नहीं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ नए रास्तों की तलाश में। भावनाओं में मत बहो देव। तुम लेखक हो, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं। कलम पेट नहीं पाल सकती। हाँ, पेट कलम को पाल सकता है। कितने पापड़ बेलने और जगह जगह धक्के खाने के बाद आज तुम्हें यह नौकरी मिली है। और अगर कहीं अपनी बेवकूफी की वजह से इस नौकरी से हाथ धो बैठे तो तुम फूटी कौड़ी के नहीं रह जाओगे। कलम, पेट, कलम और भावनाएं। कलम, पेट, भावनाएं। ये है मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? तुम्हें देव ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि उसे नवालोक में सब एडिटर की जॉब मिल गई है। वो तो आज ही सुबह इलाहाबाद रवाना हो चुका है। ये रहा उसका इस्तीफा। अब तुम्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, जाकर पी लेना। देखो श्रद्धा, हालात के साथ समझौता करना ही पड़ता है। लेडीज लेक्चर के साथ मिक्स होने की कोशिश करो। ये कहानी मुझे इसलिए प्रिय है कि मुझे यथार्थ में वो कदम उठाना पड़ा जो आज तक मेरे आदर्शवादी पात्र उठाते रहे हैं। शायद मैं एक पात्र बन रहा था या फिर किसी अनजाने अपराध को विफल कर रहा था। फलस्वरूप मैंने झूठ बोलकर इस्तीफा दिया और अब तक बेरोजगार हूँ। अगर ये कहानी छप जाए तो आपका मैं बहुत आभारी रहूंगा। आपका देव भारद्वाज। तो उसने झूठ बोला था। उसे इलाहाबाद में सब एडिटर की नौकरी नहीं मिली थी। आफरीन, सच लेखक साहब, आपने तो इस पायलट को भी कलाबाजी में मात दे दी। यही कहानी ओरिजिनल है, सच्ची, अछूती
निश्चल। अरे भाभी जी आप उसको छोड़िए। नहीं, कृपया मुझसे एक अपराध और मत करवाइए। देव, ये सिर्फ अछूते त्याग की कहानी नहीं, बल्कि समस्त आशाओं, अभिलाषाओं और उमंगों का उत्सर्ग है। मैं देव का यह उत्सर्ग व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। ये जिंदा रहेगा, एक अछूते त्याग की दास्तां बनकर। धन्यवाद।